Hi everyone, I am Queena. Welcome back to my channel विज्ञान मेंटर। आज हमारा लेक्चर 5 है मैथमेटिकल टूल्स के ऊपर। ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस सेशन का। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, रूल्स प्लस हमने कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस किया है। आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक सिंगल वीडियो में ही आपका ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। आपको इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में करने की फ़िलहाल नीड नहीं है, जितना ज़रूरी है अभी के लिए हम उतना ही करेंगे। ओके, सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आखिरकार फ़र्क क्या होता है। ये दोनों ही प्रोसेसेस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, ये एक दूसरे का इन्वर्स हैं एक्चुअल में। कैसे, ये देखते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है टू ब्रेक समथिंग इनटू रियली स्मॉल पार्ट्स। इसमें हम ब्रेक करते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवीज़न होता है। जबकि इंटीग्रेट करना मतलब इकट्ठा करना, यहाँ पर हम स्मॉल पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं और उन्हें राइट ऑर्डर में जोड़ देते हैं। यही हमारे पास इंटीग्रेशन होता है। ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे और डिटेल में समझते हैं। आई होप आपको पता होगा कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मुझे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना हो तो मैं इसे लिखूंगी dx अपॉन dt, वेयर dx इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एंड dt इज चेंज इन टाइम। चलिए हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक पॉइंट A से दूसरे पॉइंट B तक मूव कर रही है। लेटस से A से B तक पहुंचने में इसे टोटल 15 मिनट लग रहे हैं और ये डिस्टेंस कवर कर रही है 700 मीटर्स का। यह हमने कंसीडर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। लेटस से मुझे इस स्मॉल इंटरवल के लिए देखना है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है या डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल हमने एक स्ट्रेट लाइन मोशन का लिया है, तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को इक्वल भी बोल सकते हैं। देन अब देखिए, मान लो कि यहाँ पे एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कवर कर रही है 10 मीटर्स का डिस्टेंस। ओके, अगर एक सेकंड में यहाँ पे 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हो रहा है, जबकि यहाँ पर एक सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हम यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं कि इस केस में यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस कवर हो रहा है सेम टाइम में। ओके, सो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, किस रेट से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। यहाँ पे फास्ट चेंज हो रहा है जबकि यहाँ पे स्लो चेंज हो रहा है। सो दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन मीन्स। हमें यहाँ पे पूरा जो है जर्नी है उससे हमें यहाँ पे मतलब नहीं है, हमें स्मॉल पार्ट्स के लिए स्टडी करना है कि किस रेट से चेंजेस आ रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मोशन। लेट अस से कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट C से पॉइंट D तक जाती है। अब हमें यहाँ पर क्या पता है, छोटे छोटे इंटरवल्स में कितनी वेलोसिटी है वो हमें पता है कि यहाँ पर मान लो मैंने बोला एक सेकंड में v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पर मान लिया हमने कि 2 सेकंड्स में v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हमें इन सभी इंटरवल्स में पता है कि क्या क्या वेलोसिटीज रहने वाली हैं और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि C से D के बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे इंटरवल्स की सारी इंफॉर्मेशन को हम गैदर करेंगे और उसे हम यूज करेंगे टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन मीन्स। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं और किस तरह से हम उन्हें अप्लाई करते हैं। चलिए हम कोई फंक्शन कंसीडर करते हैं। लेट अस से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया। अब आपको डिफरेंशिएशन करने तो आता है। dy अपॉन dx हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 3x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ओके, मैंने आपको अभी अभी बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस होते हैं। इट मीन्स कि अगर मैं 3x स्क्वायर को
इंटीग्रेट करती हूँ, अगर मैं 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करती हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए x क्यूब, और एग्जैक्टली यही होता है। ओके, सो यही हमारे पास इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि जो मुझे डिफरेंशिएशन का रिजल्ट मिला है उसे इंटीग्रेट करने पर वापस मुझे फंक्शन मिल जाता है। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 होता, तब मेरे पास dy अपॉन dx कितना आता। अगेन मेरे पास 3x स्क्वायर और 4 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाता, तो मेरे पास तो सेम रिजल्ट आ गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करूं और मेरे पास ये दोनों ही रिजल्ट्स आ जाएं, ये भी आ जाए और ये भी आ जाए। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी कांस्टेंट, अगर मैं 4 की जगह 10 भी लेती हूँ तब भी मेरे पास सेम ही सिचुएशन बनेगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से कि जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं उसके रिजल्ट में हम एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, उस कांस्टेंट को हम c बोलते हैं। तो हमें जहाँ पे भी इंटीग्रेट करना है उसके रिजल्ट, जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा यहाँ पे हम प्लस c कर देंगे। c कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है। ओके, सो अब हमारे हमारे मेन फॉर्मूलाज की तरफ। नंबर 1 फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, और यहाँ पे हम इसे कैसे पढ़ते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पे dx है तो हम x को इंटीग्रेट कर सकते हैं। मिलेगा क्या हमें फाइनल, x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, इतना मिल गया। प्लस हमें क्या करना है, c लिखना है। c क्यों लिखना है, मैंने अभी अभी आपको ये एक्सप्लेन किया है। ये हमारे पास रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, जरा उसको भी मैं साइड में लिख देती हूँ कि अगर मुझे ddx ऑफ x पावर n करना होता था तो हम करते थे n x पावर n माइनस 1। यहाँ पे हम उससे उल्टा चलेंगे, x की पावर n माइनस 1 नहीं होगी, n प्लस 1 होगी, और यहाँ पे n वाला फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि डिवाइड होगा, और डिवाइड में कौन होगा, जो पावर में है वही डिवीजन में आएगा। ओके, एक आध हम इसमें एग्जाम्पल भी साथ के साथ ही कर लेते हैं। लेट अस से हमें इंटीग्रेट करना है x पावर 5 dx। कैसे करेंगे, x की पावर जाएगी 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 प्लस c एज इट इज। इसे आपको बस प्लस c लिखना है, इसका आपको कुछ और नहीं करना फिलहाल के लिए। यहाँ पे क्या बन जाएगा, x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस c, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब एक और चीज एडिशनल जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये n इज इक्वल टू -1 के लिए वैलिड नहीं है। ओके, यहाँ पे n इज इक्वल टू -1 के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे n की जगह -1 रखती हूँ तो मेरा डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। ओके, मेरा डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं होगा। आपको इस बात का बस ध्यान रखना है। वो भी मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी कि जब n इज इक्वल टू -1 होता है उस केस में क्या रिजल्ट मिलता है। एक और हम साथ के साथ ही देख लेते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। जैसा आपने डिफरेंशिएशन में किया था यहाँ पर भी वही होता है। जैसे अगर इधर मान लो मेरे पास ये होता 2x पावर 4 dx, तो मैं कैसे करती, जो भी कांस्टेंट आता है जो मल्टीपल होता है वेरिएबल का, उसे हम डिफरेंशिएशन के भी बाहर करते थे और इंटीग्रेशन के भी हम बाहर ही करते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा x पावर 4 dx। अब कैसे लिखेंगे, 2 तो एज इट इज आ जाएगा, x पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 प्लस c। सो व्हाट वी गेट, 2 by 5 x पावर 5 प्लस c। सिंपल फॉर्मूलाज हैं, आपको बस सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज, बस n आपको पहचानना है कि n कितना दिया है, उसके बाद और कुछ भी नहीं है आपको ज़्यादा करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट हम केस ले लेते हैं जब हमारे पास पावर -1 हो, यानी कि x पावर -1 dx।
या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/x dx। हमें 1/x को इंटीग्रेट करना है। अगर आपको डिफरेंशिएशन याद हो तो आपको पता होगा कि डी डी एक्स ऑफ log x आता है 1/x के बराबर। अब अगर मैं इसका रिवर्स करूं, मतलब 1/x को इंटीग्रेट करूं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट मेरे पास फंक्शन आना चाहिए, मतलब log x आना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही होता है, यहाँ पर मुझे इसका रिजल्ट मिल जाता है log x प्लस c। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि डिफरेंशिएशन को पढ़ लो तो इंटीग्रेशन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट आपके सेम ही हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3 या फॉर्मूला नंबर 3। अगर मुझे साइन x को इंटीग्रेट करना हो विद रिस्पेक्ट टू dx तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? साथ के साथ डिफरेंशिएशन भी देख लो। अब डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स आपने पढ़ा था, ये होता है माइनस साइन एक्स के बराबर। ओके, अब मुझे क्या करना है? मुझे साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? कॉस एक्स मिलना चाहिए, फंक्शन मिलना चाहिए। लेकिन माइनस साइन तो है साथ में, तो माइनस साइन तो रहेगा। ओके, सो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिन भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का नाम सी से शुरू होता है उनके साथ माइनस साइन आता है। यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पे साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तब हमें माइनस साइन मिलेगा। ओके, इसी के साथ अब एक और चीज़ देख लो। अगर आपके पास ये हो साइन 5x को आपको अगर इंटीग्रेट करना हो तब क्या मिलेगा हमें? एक बार जरा डिफरेंशिएशन वाला कंपैरिजन देख लें। डी डी एक्स ऑफ साइन 5x ये कितना होता है? मैंने आपको ये बताया था, आपको चेन रूल आपको समझाया हुआ है कि जो भी यहाँ पे x की जगह है उसे हम x ही मान के चलेंगे। तो ये बन जाएगा cos 5x और डी डी एक्स ऑफ 5x अगेन, मतलब कि ये बन जाएगा 5 cos 5x। ये आ गया मेरे पास डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। यहाँ पे 5 मेरा मल्टीप्लाई में आ रहा है, इधर मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे आएगा साइन यहाँ पे मेरे पास आएगा माइनस कॉस 5x और जो डिफरेंशिएट करके रिजल्ट आया था वो मल्टीप्लाई नहीं होगा बल्कि डिवाइड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये 5 हमारा डिवीजन में जाता है, ना कि मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन के केस में। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूला 4 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। ये हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिलता है sin x प्लस c। सिंपली आपको याद रखना है sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, मतलब cos x का इंटीग्रेशन करने पर हमें sin x मिलेगा, प्लस c ये एज इट इज रहेगा। और अगर हमारे पास इस तरह का फॉर्म हो cos kx dx, जहाँ पे k कोई नंबर हो सकता है, तो मुझे क्या मिलेगा? साइन kx डिवाइडेड बाय k प्लस c। k की जगह कुछ भी हो सकता है, 1, 4, 10, 1000, 100, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो आपको ये इस तरीके से करना है। अगला आप खुद बहुत आसानी से पहचान कर पाएंगे। वैसे देखो, सीकेंट स्क्वायर x dx, इसका क्या इंटीग्रेशन का रिजल्ट आना चाहिए? आपको ये देखना है कि सीकेंट स्क्वायर x किसकी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट है? ये है tan x की डिफरेंशिएशन का रिजल्ट। मतलब देखो, डी डी एक्स ऑफ tan x होता है सीकेंट स्क्वायर x, यानी कि सीकेंट स्क्वायर x को जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलने वाला है फंक्शन। फंक्शन क्या है? tan x प्लस c, ये आ गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट देख सकते हैं कि अगर मेरे पास फंक्शन हो कॉसिकेंट स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? माइनस कॉट x प्लस सी। ये मैं कैसे लिख रही हूँ अब आपको अच्छे से ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट हम फॉर्मूलाज एक दो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। नेक्स्ट है रूल इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट x tan x dx
is equal to, this will give us secant x plus c, because secant x का डिफ्रेंसिएशन होता है secant x into tan x. So हम उस तरीके से ये कर रहे हैं. लास्ट इज cosecant x cot x dx and the result is minus cosecant x plus c. cosecant x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस cosecant x cot x. तो हम उसी तरीके से ये कर रहे हैं. ओके, तो ये थे हमारे पास फॉर्मूलाज. अब हम आगे एक दो क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करते हैं. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. क्वेश्चन से पहले एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो रहता है, वो मैं आपको बता देती हूँ. वो है इंटीग्रेशन ऑफ dx. अगर अकेला dx हो, मतलब पीछे यहाँ पे 1 है, तो इसका रिजल्ट हमें मिलता है x प्लस c. ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, हमें इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 dx. ये मुझे इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है. कैसे करेंगे? जैसे हम डिफ्रेंसिएशन करते थे हर एक टर्म के साथ अलग अलग, वैसे यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन भी अलग अलग करनी होती है. यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx. नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे मैं सॉल्व कर सकती हूँ ना इसे. क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1, मतलब 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, 2 को मैंने पहले ही बाहर कर दिया. अब अंदर बचा x dx, पावर है 1, तो यहाँ पे बन जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 और माइनस साइन एज इट इज. 5 को मुझे करना है बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है. यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि किसी कांस्टेंट नंबर का इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है. डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट का 0 होता है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट अगर हो तो उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं और dx का इंटीग्रेशन होता है x. तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और सभी के लिए प्लस c हमने कॉमन रख दिया. आपको अलग अलग से यहाँ पे c लिखने की जरूरत नहीं है. आगे देखो यहाँ पे क्या बन गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5x प्लस c. ये मेरे पास रिजल्ट आ गया हमारा इंटीग्रेशन का. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. एक और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का जो स्किप हो गया था. अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ ex dx को, ex को मैं इंटीग्रेट करती हूँ तो इसका रिजल्ट मुझे सेम मिलता है ex प्लस c. डिफ्रेंसिएशन में भी ex की जगह ex ही रहता था, इंटीग्रेशन में भी सेम रहता है. अगर मुझे इंटीग्रेट करना हो e पावर 10x को, तो मैं कैसे लिखूंगी? e 10x एज इट इज डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ पे नंबर है वो आ जाएगा प्लस c. सो दिस इज हाउ वी डू इंटीग्रेशंस. नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटेग्रल्स. अब इंटेग्रल्स में भी दो कैटेगरीज होती हैं. एग्जैक्टली इंटेग्रल्स क्या होते हैं वो आप समझ ही गए होंगे. हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ सिंपली सम कर रहे हैं. जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम सम करने के लिए यूज़ करते हैं प्लस का. ठीक है, प्लस हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं. मान लो हमको 2 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, उनको हमें प्लस करना है. जब हमारे पास ज़्यादा टर्म्स होती हैं, मान लो मेरे पास 100 टर्म्स हैं, उसके लिए हम समेशन का यूज़ कर देते हैं. ये भी आपने शायद पढ़ा होगा अपने 10th क्लास में. जब मेरे पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको मुझे ऐड करना है. लेट अस से मेरे पास 10,000 टर्म्स हैं, उसको अगर मुझे इकट्ठा करना है, सम करना है, उसके लिए मैं इंटेग्रल यूज़ करती हूँ, तब हम इंटीग्रेशन करते हैं. अब एग्जैक्टली डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटेग्रल्स कौन से होते हैं? यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं लिमिट का. लिमिट्स देखो, जब हमें सम करना है ना किसी चीज़ का, हमें पता होना चाहिए कि हमें कहाँ से लेके कहाँ तक सम करना है. हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम रैंडमली हम कुछ भी कर रहे हैं. ओके, तो इनडेफिनेट टाइप इंटेग्रल्स में हमें लिमिट का मतलब नहीं इसमें नॉलेज होता है. लिमिट्स का नॉलेज हमें होता है डेफिनेट काइंड ऑफ इंटेग्रल्स में. जब हम इनडेफिनेट इंटेग्रल्स करते हैं, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा, हमें रिजल्ट मिलता है
एक इक्वेशन की फॉर्म में, लाइक अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें एक्स की ही फॉर्म में हमारा रिजल्ट मिलेगा, जबकि डेफिनेट इंटेग्रल्स जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ फाइनल रिजल्ट, कोई वैल्यूज मिलती हैं। ओके, देखिए हम एक एग्जांपल इसमें आपको समझाती हूँ कैसे। अगर मुझे x पावर 3 को इंटीग्रेट करना है और मैंने यहाँ पे लिमिट सेट कर दी, मुझे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, मान लेते हैं 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अब ये क्या चीजें हैं दोनों, इनको मैं आपको बताती हूँ अभी। जो ऊपर लिखा जाता है इसे हम कहते हैं अपर लिमिट, और जो नीचे होती है इसे हम कहते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब इसे आगे कैसे करना है, देखो, जो भी हमारे पास एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा उसे हम लिख देते हैं, यह आएगा एक्स पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1। अब हम इसे ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे और यहाँ पे लिमिट्स को एज इट इज लिख देंगे 1 और 2 प्लस सी हमारे पास यहाँ पे चलेगा। आगे देखो क्या करना है, यहाँ पे बना क्या हमारे पास x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और ब्रैकेट्स में यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 प्लस c इज इक्वल टू। अब इसका करने का तरीका क्या है, लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखना है कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये चीज आप याद रख लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि x की जगह आपको पहले पुट करना होता है अपर लिमिट, माइनस साइन बीच में आता है, और फिर x की जगह आपको पुट करना होता है लोअर लिमिट। जैसे कि यहाँ पर x की जगह पहले मैंने रखा 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, या गया अपर लिमिट, माइनस साइन यहाँ पर आएगा माइनस लोअर लिमिट, मतलब x की जगह मुझे रखना है लोअर लिमिट 1 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो ये मैंने लिमिट्स को सॉल्व कर दिया, प्लस सी हम एज इट इज यहाँ पे रख सकते हैं। आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आंसर आपका आएगा वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं लिमिट्स का ही। लेटस से मुझे इंटीग्रेट करना है, मान लेते हैं साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, लिमिट हमने रख दिया है 0 से पाई, ये हमारी लिमिट है यहाँ पर। अब कैसे करेंगे इसे देखते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ये हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन करके, 0 से पाई की लिमिट आ जाएगी प्लस सी आ जाएगा। अब आगे देखो क्या करना है, सॉरी मुझे यहाँ पे आपको एक चीज का करेक्शन कराना है कि जब हम डेफिनेट काइंड ऑफ इंटेग्रल्स को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट को हम ऐड नहीं करते हैं। ओके, पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये करेक्शन करनी पड़ेगी कि यहाँ पे हम प्लस सी नहीं लिखते हैं, क्योंकि इधर हमें एक एग्जैक्ट रिजल्ट मिलने वाला है। जब इनडेफिनेट टाइप के इंटेग्रल्स होते हैं वहां पर हमें प्लस सी लिखना पड़ता है। ओके, वहां पे हमें लिमिट का नहीं पता होता है तो वैल्यू वो हमारी एग्जैक्ट नहीं आती है, इसलिए हम वहां पे प्लस सी लिखते हैं। यहाँ पर आपको प्लस सी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे देखते हैं कैसे करेंगे, माइनस कॉस, अब x की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे पाई, मतलब अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस साइन आएगा बीच में और अगेन माइनस कॉस, लोअर लिमिट है हमारी पास 0, ये आ गया। अब आगे देखो, माइनस और कोस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस प्लस, और कोस 0 होता है 1 के बराबर, तो कितना बना ये 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है। ओके, अगर मेरे पास यहाँ पे लिमिट्स नहीं होती तब मेरे पास रिजल्ट आता माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डेफिनेट इंटेग्रल है इसलिए यहाँ पर एक वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई लिमिट्स। आई होप आपको ये अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं इंटीग्रेशन में, जैसे कि जो आइलेट रूल लगता है जहाँ पे प्रोडक्ट होता है दो फंक्शंस का, लेकिन अभी के लिए हमें उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो 11th का फिजिक्स है वहाँ पर जितना हमने कवर कर लिया है वो मोर देन सफिशिएंट है। आप इन्हीं फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज करिए और इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कोई तरह का आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।